गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को समाज शास्त्र पढ़ाने के लिए आया हूँ। समाज शास्त्र में अभी तक 2 क्लास आपका हो चुका है। प्रथम क्लास में मैंने समाज शास्त्र का परिचय दिया था, ठीक है। समाज शास्त्र कैसे आया, किस प्रकार बना, इनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को बताया था। दूसरे क्लास में मैंने समाज शास्त्र का जो आपका प्रथम अध्याय है, भारतीय समाज का परिचय, जिसके अंतर्गत उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग, समुदाय को आपको देखना है, ठीक है। तो प्रथम अध्याय में मैंने पहला जो आपका पॉइंट है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था। उपनिवेशवाद का उदय, भारत में उपनिवेशवाद का उदय के क्या कारण थे तथा उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा, इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने समझा दिया था, ठीक है। चूँकि जो क्लास है वह क्लास सोशियोलॉजी का बहुत दिनों के बाद आपका यह प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैं उपनिवेशवाद को थोड़ा बहुत बताते हुए उसके बाद मैं आज राष्ट्रवाद को समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग भारतीय समाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समाज शास्त्र का जो आपका पहला अध्याय है, पहले अध्याय का शीर्षक, ठीक है, अपने कॉपी में आप सभी को लिखिएगा। ठीक है, भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज का परिचय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों? देखिए, दिख रहा है। इसके अंतर्गत मैंने कहा था आपको क्या क्या पढ़ना है। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद मैंने उपनिवेशवाद को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। राष्ट्रवाद को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया, राष्ट्रवाद को नहीं समझाया था। फिर वर्ग और समुदाय ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हें भी हमें आज समझना है। चूँकि सोशियोलॉजी का जो क्लास है काफ़ी दिनों के बाद मैं ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग उपनिवेशवाद को भूल गए हों, तो थोड़ा बहुत आज मैं फिर से उपनिवेशवाद को मैं समझा देता हूँ। अब से जो क्लास है सोशियोलॉजी का वह आपको रेगुलर क्लास रहेगा, ठीक है। उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद। देखिए, यदि मैं उपनिवेशवाद का अर्थ की बात कहूँ, चूँकि सबसे पहले तो आपको अर्थ जानना है, तो मैंने कहा था कि जब कोई एक शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश को अपना गुलाम बना लेता है, क्या बना लेता है? अपना गुलाम। गुलाम कैसे बनाएगा? तो युद्ध करके गुलाम बनाएगा, ठीक है। तो जब कोई एक शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश को जीत लेता है, या यूं कहें गुलाम बना लेता है, या उस देश पर शासन करता है, तो उस देश का वह उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उस देश का वह उपनिवेश कहलाता है। मैंने कहा था कि जैसे आपका हो गया ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन कहिए या यूनाइटेड किंगडम कहिए या इंग्लैंड कहिए, सब बात बराबर है, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि जैसे भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, अर्थात भारत को क्या किया था? भारत को अपना उपनिवेश बनाया था,
या यूं कहिए भारत को अपना गुलाम बनाया था, या यूं कहिए अंग्रेज क्या करते थे तो भारत पर शासन करते थे। तो शासन कैसे किए थे? तो भारतीय लोगों को हरा करके, भारत के जो राजा थे महाराजा थे उनको हरा करके किए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रिटेन का भारत क्या था? उपनिवेश था। इन्हीं चीज़ों को आपको उपनिवेशवाद आपको कहा जाता है। ठीक है, चूंकि सोशलॉजी में हमें समाज के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमें भारत के ही बारे में पढ़ना है। मैंने बहुत सारा कारण बताया था कि आखिर अंग्रेज ने भारत को अपना गुलाम क्यों बनाया था। क्या कारण था कि अंग्रेज ने भारत को ही अपना गुलाम बनाया, भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता और भारत पर यह कई सालों तक क्या किया? तो शासन किया। ठीक है, तो इनके कारण, यदि मैं कारण की मैं बात करूं तो मैं एक साइड कारण लिख देता हूं। ठीक है, कारण। प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको पहला कारण बताया था कि ब्रिटेन में क्या था कि आपको नई नई चीज़ों का इजाद होना प्रारंभ हो गया था, अर्थात नई नई चीज़ों का खोज करना, उद्योग स्थापित हो गए थे। बड़े बड़े पैमानों पर इंग्लैंड में उद्योग स्थापित हो गए थे। अब क्या चाहिए था कि अब उद्योग तो स्थापित हो गया, लेकिन इन्हें तो कच्चा माल चाहिए था। जैसे हमें कपड़ा बनाना है, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कच्चा माल चाहिए। ठीक है, तो इंग्लैंड का जो क्षेत्रफल था वो तो काफ़ी छोटा सा देश था। तो इंग्लैंड क्या करता था कि ऐसे देशों को अपना गुलाम बनाता था कि जो देश कमज़ोर थे तो उन्हें जीतना काफ़ी आसान था। ठीक है, तो उन्हें अपना गुलाम बना करके उस देश से कच्चा माल प्राप्त करते थे। क्या प्राप्त करते थे? कच्चा माल। और ये जो कच्चा माल प्राप्त करते थे एकदम कम मूल्य पर प्राप्त करते थे। आम भाषा में कहिए तो कौड़ी के दाम पे ये लोग कच्चा माल प्राप्त करते थे। जैसे अपने बिहार से, जो हमारा जो बिहार है, बिहार का जो चंपारण क्षेत्र है, चंपारण क्षेत्र से अंग्रेज लोग कौड़ी के भाव में नील खरीदते थे। इस नील को ले जाते थे, कच्चे नील को ले जाते थे इंग्लैंड और वहाँ कलर बना करके बेचा करते थे। इसी प्रकार गुजरात से रेशम का जो कच्चा है, वह कच्चा माल आपको वस्त्र बनाने के लिए रेशम आपको कच्चे माल खरीद करके लेकर के जाते थे। इसी प्रकार बाहर से मसाला लेकर के जाते थे, यानी बहुत सारा कच्चा जो चीज़ है वो कम दर पे लेकर के जाते थे। और वे कम दर पे इसलिए ले जा पाते थे क्योंकि ये भारत क्या था? अंग्रेज का आपको गुलाम था और भारत पर अंग्रेज ही राज करते थे, तो जैसा चाहते थे ये वो आपको वैसा करते थे। तो पहला कारण मैंने आपको ये बताया था। दूसरा कारण मैंने आपको ये भी बताया था कि अंग्रेज अपने धर्म का भी प्रचार करने हेतु वह क्या किया था? तो भारत को अपना क्या बनाया था? तो प्यारे बच्चों, भारत को अपना गुलाम आपको बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो कच्चे माल की उपलब्धता के कारण, धर्म के कारण, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारा कारण मैंने आपको बताया था, लगभग 4-5 कारण मैंने आपको बताया था। ठीक है, इनके अलावा मैंने बताया था क्षेत्र के विस्तार के कारण अंग्रेज अपना क्या चाहता था? अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में हम राज कर सके। तो इन्हीं कारण से भारत को अपना गुलाम बनाया। तो खैर, बहुत सारा पॉइंट मैंने पिछले क्लास में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो मैं पिछले क्लास का वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने प्रभाव बताया था, उपनिवेशवाद के प्रभाव। क्या? तो प्यारे बच्चों, प्रभाव। ठीक है, प्रभाव का मतलब होता है परिणाम। परिणाम यानी कि इनके क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने मानचित्र बना करके समझाया था। ये मान के चलिए हमारा प्यारा देश भारत। तो मैंने कहा था कि अंग्रेज जो है पूरे भारत में कच्चे माल अपने देश ले जाना चाहता था, इसलिए भारत के हर अलग अलग क्षेत्रों पर, जैसे कलकत्ता,
चेन्नई, मुंबई, अलग अलग क्षेत्र है कि नहीं। जहाज़ों के माध्यम से यह क्या करते थे, जो समुद्री जहाज था उस जहाज़ों के माध्यम से कच्चे माल जहाज़ पर लोड करके अपने देश ले जाया करते थे, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज ने समुद्र किनारे क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, काफ़ी ज़्यादा आपको विकसित कर दिया। इन्हीं के कारण बड़े बड़े बंदरगाह का निर्माण हुआ, जैसे आपका हो गया चेन्नई बंदरगाह हो गया, मुंबई का हो गया, कलकत्ता का हो गया, कोची का हो गया, जो पुराना नाम कोचीन था। तो जिस कारण समुद्र किनारे जो क्षेत्र है यहाँ बड़े बड़े शहरों का भी उदय हुआ, जैसे मुंबई का उदय हुआ इन्हीं कारण से आपका उदय हुआ, चेन्नई का भी इन्हीं कारण से उदय हुआ, और कलकत्ता का भी इन्हीं कारण से आपका उदय हुआ। हालांकि कलकत्ता पहले भी पुराना शहर था, लेकिन मुंबई, खास करके मुंबई, चेन्नई, कोचीन का जो उदय हुआ है वो इन्हीं कारणों से आपका हुआ। तो जिस कारण जो बीच का जो बड़ा बड़ा शहर था, जैसे पटना हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ये थोड़ा सा ये शहर डाउन की यानी ये शहर थोड़ा नीचे की ओर झुकना आपको प्रारंभ आपको हो गया था। ठीक है, तो ये प्रभाव आपको पड़ा, यानी कि एक नए शहरों का उदय हुआ समुद्र किनारे। दूसरा क्या किया कि अंग्रेज भारत पर आपको कई वर्षों से शासन करने हेतु वह क्या किया था, तो भारतीय समाज में फूट डाल दिया था। वह फूट था हिंदू और मुस्लिम का। कैसा फूट था, तो हिंदू और मुस्लिम का, जिस कारण जो है हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे, और जो अंग्रेज है और अंग्रेज काफ़ी समय तक आपको राज आपको करते रहे। ठीक है, तो ये भी परिणाम आपको हुआ। इनके अलावा और भी परिणाम है कि इन्हीं कारण जो है भारत में जो रेलवे का काफ़ी ज़्यादा आपको विकास देखने को मिला था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज भारत को खाली लूटा ही था, इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा रेल का आपको विकास देखने को मिला। तो इसी प्रकार मैंने कारण और प्रभाव, परिणाम, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बताया था। ये पॉइंट इसलिए बता दिया क्योंकि आगे का जो मैं टॉपिक जो बताऊंगा उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएं, इसलिए मैंने दोबारा इस चीज़ को शॉर्ट में आपको रिपीट किया। ठीक है, अब हम आते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा मेन पॉइंट है राष्ट्रवाद, हम लोग इस पर आते हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत उपनिवेशवाद को समझना अति आवश्यक हमारे लिए हो जाता है। अब देखिए, उपनिवेशवाद के कारण जो है भारत तो बेचारा गुलाम था। भारत क्या था, भारत आपको गुलाम था। तो अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज जो है वो भारतीय लोगों पर अत्याचार करता था, किसानों पर अत्याचार करता था, शोषण करता था, दमन करता था, जिसके कारण जो जनता है, जनता कर्रा रही थी। ठीक है, तो इन्हीं कर्राहट को दूर करते हुए लोगों ने यह निश्चय किया कि हमें अंग्रेज को मार भगाना है। हमें किसको मार भगाना है, तो हमें अंग्रेज को मार करके भगा देना, अर्थात किसी भी तरह हमें जो हमारा जो देश है, इस देश को हमें अंग्रेज के चुंगल से छुड़ा लेना है। तो अकेले छुड़ाना क्या पॉसिबल है, अकेले छुड़ाना पॉसिबल नहीं है। सभी लोगों को इसमें क्या चाहिए, सभी लोगों का इसमें साथ चाहिए। उसमें देखिएगा भारत बहुत बड़ा देश था, साथ ही साथ पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था आज का। ठीक है, ये इतना क्षेत्र था। इसमें देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विविधता। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इनको देखेंगे, भारतीय विविधता, विविधता। ठीक है, अब मान के चलिए हमें देश को यदि आज़ाद कराना है तो सभी लोगों को आपस में जुड़ना पड़ेगा। अब आपस में लोग जुड़ेंगे कैसे, सभी का धर्म अलग है। ठीक है, यदि मैं धर्म की बात करूं तो भारत में उस समय आपको कौन कौन धर्म थे, सबसे ज़्यादा हिंदू थे, फिर मुसलमान थे, इनके अलावा जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे, सिख थे, यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग रहा करते थे, जिन्हें आपस में जोड़ना काफ़ी क्या था, काफ़ी कठिन था। ठीक है, जाति की यदि मैं बात करूं तो उस समय तो और छुआछूत की भावना था। ठीक है, जैसे दलित के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव आपको किया जाता था। तो इस कारण सभी लोगों को जोड़ना कितना था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, है कि नहीं। यानी कि धर्म में विविधता, जाति में विविधता,
परंपरा में विविधता, यहाँ तक कि भाषा में विविधता। कोई मैथिली बोलता है, कोई मगही, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, कोई तमिल, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई पंजाबी। यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। हर चीज़ में अलग था, पहनावा में अलग था, कोई धोती कुर्ता पहनता था, कोई लुंगी पहनता था। कहीं की नारी साड़ी पहनती थी तो कहीं की नारी घाघरा और चोली पहनती थी, है कि नहीं। कितना देखिए अंतर है। कोई छठ मनाता है तो कोई पोंगल मनाता है, कोई लोहड़ी मनाता है, ठीक है। तो कितना विविधता है, बहुत सारा विविधता है। तो इस विविधता में भारतीय लोगों को जोड़ना बहुत बड़ा एक चुनौती था। चुनौती था कि नहीं चुनौती था। इसी चुनौती को दूर करते हुए इसी चुनौती को दूर करते हुए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किस चीज का उदय हुआ? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद एक प्रकार का भाव था। क्या था? तो भाव था। अर्थात कहने का मतलब उस समय राष्ट्रवाद को लेकर के सबसे पहले कहा गया कि सबसे पहले हम लोग क्या है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, गुजराती, पंजाबी, इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इसी राष्ट्रवाद के कारण जो लोग हैं, सभी लोग एक एक करके जुड़ना प्रारंभ हो गए और जुड़ते जुड़ते अनेक दल का उदय हुआ। जैसे कांग्रेस दल हो गया, है कि नहीं। कांग्रेस दल जो कि 1885 में आपका उदय आपका हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारा दल का उदय होता है। बहुत सारे लोग लड़ना अंग्रेजों से प्रारंभ कर देते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न लोग आपको लड़ते थे, ठीक है। जैसे कहीं महात्मा गांधी जी लड़ते थे तो कहीं भगत सिंह लड़ते थे, है कि नहीं। कहीं आप देखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद आपको लड़ते थे। तो अलग अलग भागों में अलग अलग लोग जो है वो क्या करने लगे, तो वह आपको राष्ट्रवाद के तहत वो देश को आज़ाद कराने के लिए आपको अंग्रेजों से लड़ना प्रारंभ आपको कर दिए थे। और इसी के कारण देखिएगा तो बहुत सारा आंदोलन भी आपको चला था। जैसे सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है कि नहीं। बहुत सारा आंदोलन आपको चला था। तब जाकर के जो हमारा देश है वह देश आपको आज़ाद हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, यहां से प्यारे बच्चों देखिए, यहां तक जो हम आपको बताए हैं, यहां से आपका बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो प्रश्न आपका था उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद के क्या कारण, दूसरा उपनिवेशवाद के प्रभाव, तीसरा, ठीक है। चौथा आपको हो जाता है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय विविधता है तो आपका प्रश्न आपका बनेगा ना कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका जो जवाब है आपको कुछ इस प्रकार से जवाब देना है कि हमारा जो देश है वो देश एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के भाषाई लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है। हर लोगों का जो आपका रीति रिवाज है वो अलग है, लेकिन फिर भी हम जो लोग हैं वो एक साथ भारत में रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, एक भाईचारे की तरह इस प्रकार रहते हैं कि मानो जैसे एक अदृश्य प्रेम के बंधन में बंधे हों, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भले ही हमारे देश में विविधता है, लेकिन इस विविधता में क्या है, तो प्यारे बच्चों एकता है। इस विविधता में क्या है, तो एकता है, ठीक है। तो इस एकता का कारण क्या है, तो इस एकता का कारण है राष्ट्रवाद। क्या है, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद, क्योंकि ये जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, वो देश क्या करता है कि सभी नागरिकों को जोड़े रखता है। सबसे पहले यह कहता है कि सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पंजाबी, गुजराती, मराठी, इस प्रकार से हम लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद को थोड़ा सा अब हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।
थोड़ा सा मैं पॉइंट भी आपको लिख देता हूं। राष्ट्रवाद, ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। देखिए, राष्ट्रवाद से आशय, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रवाद से आशय एक ऐसी भावना से है, जो जन सामान्य, जन मतलब जनता, जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। समर्पण का भाव पैदा, ठीक है, पैदा करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए राष्ट्रवाद से आशय एक ऐसी भावना से, एक इस प्रकार का भावना है जो जन सामान्य में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र को, जैसे हमारा प्यारा देश भारत, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। कौन सा भाव पैदा करती है? समर्पण, यानी आत्मसमर्पण। लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए अपना बलिदान भी देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा बहुत सारे व्यक्ति ने क्या कहा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये जो लाइन कहा गया है किस आधार पे? राष्ट्रवाद के आधार पे। क्योंकि अंग्रेज जो है भारत पर इस प्रकार से अत्याचार करता था, तो उसके लिए देखिएगा कि बहुत सारे व्यक्तियों ने लड़ा, जैसे भगत सिंह। तो भगत सिंह में जो जुनून था अंग्रेजों से लोहा लेने का, तो वह जुनून था राष्ट्रवाद का। कौन सा जुनून था? राष्ट्रवाद का। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा तो बहुत सारे जो नेतागण थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री आपको है ना हो गए, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सभी के अंदर क्या था? तो राष्ट्रवाद का भाव था, जो देश के लिए क्या था? तो आपको समर्पित था। उनका कथन था कि अंग्रेज तुम भारत छोड़ करके अपने देश जाओ। ठीक है, इस प्रकार से जो देश है वह देश आपको क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आज़ाद हो जाता है। अब जैसे ही आज़ाद हो जाता है तो आपको उपनिवेशवाद आपको समाप्त हो जाता है, यानी भारत जो पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था वह क्या हो जाता है? वो आपको समाप्त आपको हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद का प्रयोग क्यों किया गया? बहुत सारा पॉइंट आपको आता है, तो राष्ट्रवाद का प्रयोग क्यों? ठीक है, राष्ट्रवाद का हम लोग देखेंगे प्रयोग। आखिर इसका राष्ट्रवाद का प्यारे बच्चों प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि देखिए जो हमारा देश है वह देश अंग्रेजों के हाथों में था, गुलाम था, अंग्रेज शासन करते थे। चलिए शासन करते थे कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा कर लेते थे, जिस कारण जो जनता है गरीबी में कर्रा रही थी, भूखमरी से कर्रा रही थी। इसी कारण लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रवाद का प्रयोग किया। राष्ट्रवाद के ही तहत सभी लोगों को क्या किया? तो एक करके जोड़ा, और जोड़ने के बाद फिर क्या हुआ? तो देश को आपको आज़ाद आपको कराया गया। ठीक है, अब आ जाता है राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, आखिर राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? उदय, तो प्यारे बच्चों जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वह आपको 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब होता है बीच में, तो 19वीं शताब्दी है 1850
1850 के बाद से ही आपको राष्ट्रवाद का उदय होता है और 1850 के बाद से ही जो भारतीय लोग हैं वह अंग्रेजों से लड़ना आपको प्रारंभ आपको करते हैं। तो आज़ादी के लिए आपने सुना होगा कि सबसे पहले 1857 की क्रांति हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोग सुने होंगे 1857 की क्रांति, जो कि आपको असफल हो गया था। यदि यह सफल हो जाता तो आज भारत का जो रूपरेखा है वह रूपरेखा प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा आपको अलग देखने को मिलता। ठीक है, अब है कि इसको बढ़ावा किस प्रकार दिया गया, बढ़ावा। ठीक है, अब जो राष्ट्रवाद है प्यारे बच्चों, इसको बढ़ावा किस प्रकार दिया गया? तो इसके बढ़ावा के लिए आपको राजनीतिक दल का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? राजनीतिक दल। जैसे देखिएगा, आपको सबसे पहले कांग्रेस का उदय हुआ, यानी कांग्रेस दल बना। फिर उस समय मुस्लिम लीग बना था, ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आपको चला गया। ठीक है, उसी प्रकार अन्य छोटे छोटे दलों का आपको उदय हुआ। ठीक है, जिनका मकसद था कि देश को अंग्रेजों के हाथों से क्या करना है, तो आज़ाद कराना है। ठीक है, तो इस प्रकार दलों का निर्माण हुआ। सभी जो भी लोग हैं वो सभी लोग क्या हुए, तो आपको जागरूक हुए। सभी लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में आपको हिस्सा लिया, तब जाकर के हमारा जो देश है वो प्यारे बच्चों क्या हो सका, आपको आज़ाद हो सका। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा राष्ट्रवाद है प्यारे बच्चों वो आपको समाप्त होता है। वर्ग और जो समुदाय है ये काफ़ी छोटा सा पॉइंट है, उतना इम्पोर्टेंट भी आपको नहीं है। ठीक है, तो होगा तो कल की क्लास में मैं आपको वर्ग और समुदाय के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम आपको प्रश्न उत्तर करा करके इस प्रथम अध्याय को हम आपको समाप्त कर देंगे। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। पूरी साल का मात्र 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।